कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की 22 यानी सेकंड यानी 22nd जो क्लास है आपकी वो आपकी रहेगी और 30 क्लासेस तक मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक कंप्लीट हो जाए। कौन सा? जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। क्योंकि विकल्पहीन हम लोग हैं अभी वर्तमान समय में, आप लोग जानते हैं जो परिस्थितियां हैं। बहुत उम्मीदों के साथ हम लोग 2023 में आए थे, लेकिन क्या करें, बहुत मतलब जो व्यक्ति अपने पद की गरिमा नहीं समझ सका, जो वहां पे बैठ के उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो फिर उसके लिए आप कितने बड़े कानून बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। नैतिक जिम्मेदारी जब तक किसी के अंदर नहीं आएगी, जब तक किसी इंसान के अंदर ये समझ नहीं आएगी कि उसको उस पद पे क्यों बिठाया गया है, तब तक कोई भी कानून बनाइए, कुछ भी कीजिए, कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब मैं यही कहूंगा बच्चों, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई विकल्प नहीं है। और 12 फरवरी को अगर पटवारी का एग्जाम हो जाता है तो पढ़ने के अलावा क्या कर सकते हैं बताओ? क्या बिना पढ़े चले जाएं एग्जाम में, छोड़ दें सब कुछ? ये भी विकल्प नहीं है और मन भी नहीं मानता। आप लोग देखना, कई लोग ये सोचते होंगे आप छोड़ो, पढ़ाई नहीं करते यार, बहुत हो गया ऐसा वैसा। आप एक दिन छोड़ के देखो, एक दिन अगर नहीं पढ़ के देखो, आप लोगों को खुद भी मतलब बहुत ज्यादा एक प्रकार की बेचैनी हो जाएगी। आप कहोगे यार क्या मिस हो गया, क्या मिस हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसे विकल्प ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, 10 15 20 दिन और पढ़ लेते हैं। जब इतना पढ़ ही लिया, इतना आगे तक आई गए, 15 20 दिन और ही सही, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत एक अच्छी बात निकली कि एसटीएफ जो रही एक्टिव रही, ठीक है। एसटीएफ ने उन लोगों को घुसने से ही पहले पकड़ लिया। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है हम लोगों के लिए कि हमारी एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने तुरंत ही इस चीज को, इसका भंडाफोड़ कर दिया, इस गिरोह को पकड़ लिया, वरना पता नहीं क्या हो रहा था, क्या होता आएगा, क्या होता मतलब फ्यूचर में भी, ठीक है। तो देखते हैं 22nd जो नंबर की क्लास है। और जो बाकी आपका फॉरेस्ट गार्ड और उसके जो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा, वो जल्द ही 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। वैसे हो जाएगा 22 को, जितना मैं समझ रहा हूँ एग्जाम। अगर 22 को एग्जाम जो भी एसटीएफ कहती है, देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। देखिए बाकी कनी सहायक के लिए भी आपकी कल क्लास आएगी, ठीक है। कल संडे है तो संभावित है कि 2 वीडियोज आपको मिले, तो कल कनी सहायक की वीडियो भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देखिए जो आज हम 22nd नंबर की जो हमारी क्लास है बच्चों, इसमें दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखेंगे। पहला टॉपिक इसमें देखेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य। दिल्ली सल्तनत का साहित्य। अब आप ये समझ रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत के साहित्य का मतलब क्या है। दिल्ली सल्तनत ये तो है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का साहित्य, साहित्य मतलब होता है जो, क्योंकि यूकेपीएससी साहित्य और इनसे संबंधित क्वेश्चन, कोई भी आयोग हो, ज्यादा पूछता है। साहित्य है या आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है या स्थापत्य कला है, तो इनसे जिससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं। और इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की शायद ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री की 1 आध क्लासेस करके, यानी 20 कौन सी सेकंड, ठीक है, 25 तक मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 4-5 क्लासेस बचती हैं। कुछ क्वेश्चन एनवायरमेंट के पिकअप कर लेंगे हम लोग, यानी एनवायरमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके टॉपिक से संबंधित जो आपके सिलेबस में दिए हैं वहां से हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो दिल्ली साहित्य का आता है बच्चों, एक पुस्तक है किताब उल हिंद, किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, लिखो किताब उल हिंद, इसके रचनाकार लिखो आप लोग सीधे किसके द्वारा लिखी है, अल बरूनी के द्वारा, ठीक है। क्या लिखोगे, अल बरूनी के द्वारा। यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है किताबुल हिंदी किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, सीधे सीधे उसको बता देना, ठीक है। यहीं पर है एक राइटर है जिसको तूती ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद कहा जाता है। या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ना आके तूती ए हिंद की जगह हिंदुस्तान का तोता लिखा होगा, ठीक है। किसको कहा जाता है? ऐसे लिखो, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता। ये कहा जाता है बच्चों अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो क्या कहलाता है? तूतीए हिंद भी कहलाता है और हिंदुस्तान का तोता भी कहलाता है। ये कहलाता है अमीर खुसरो। अब ये बेसिकली बच्चों इनका जो जन्म हुआ था, अमीर खुसरो से क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपी के एटा में हुआ था, ठीक है। जन्म इनका जो है उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान, यूपी एटा नामक। और अगर बाई चांस क्वेश्चन एटा नहीं आता है तो एटा क्या पर्टिकुलर वो जगह पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटियाली, ठीक है। कहां पे इनका जन्म हुआ था? पटियाली। जन्म कहां लिखो? यूपी के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके अलावा इनका वास्तविक नाम भी पूछता है, अबू रेहान था, जबकि इनकी खड़ी बोली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी अमीर खुसरो की, ठीक है। तो वास्तविक नाम लिखो अबू रेहान, वास्तविक नाम अबू रेहान, अबू रेहान, ठीक है। और कभी क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी बोली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, खड़ी बोली विकास में
सर्वाधिक भूमिका किसकी रही? अमीर खुसरो की रही हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों? दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक राजाओं के शासनकाल देखे। ठीक है, तो लिखो दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक राजाओं का शासन देखा। 7 से अधिक राजाओं का इसने क्या देखा? शासन देखा। ठीक है, किसने? अपने आप में अमीर खुसरो ने। ये जो शिष्य थे बच्चों, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, यानी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो ये अपने आप में हो जाएगा किसके शिष्य? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया लिख लो, निजामुद्दीन। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेगेटिविटी जितनी भी हो बच्चों, ठीक है, कितना भी हो, देखो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि परिस्थितियां कभी कभी हमारे हाथ में होती ही नहीं है, मतलब हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, तो अंतिम विकल्प यही बचता है कि यार चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। तो क्या पता भगवान ने आपकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हो, आपके साथ ऐसा ही होना लिखा हो, तो हो सकता है कि जो 12 फरवरी है या आने वाले एग्जाम है, उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो इन चीजों को पढ़ना आप लोग तैयार, मतलब अपनी तैयारी जारी रखो, अपना जो किया है आपने, कर्म किए हैं, उस पर भरोसा रखो। ठीक है, ऊपर वाला तो है, कोई नहीं भी है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो उसके साथ साथ इसने भी 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। तो इसमें भी लिखो 7 से अधिक सुल्तानों का शासन इन्होंने भी देखा। अधिक सुल्तानों का शासन किसने भी देखा? शेख निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों, बेसिकली जो ये अमीर खुसरो थे, मैंने क्या कहा? किसके दरबार में थे? अगर ज्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें कि किसके दरबारी थे अमीर खुसरो, लेकिन जो अधिकांश जो समय बीता इनके किसके दरबार में थे? अधिकांश जो समय बीता, ऐसे लिखो दरबारी, यानी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है ना किस किसके दरबारी थे, तो इसके ब्रैकेट में आप लोग लिखो क्या क्या लिखोगे इसके दरबारी में। पहला लिखो बलबन, ठीक है, यहां से इन्होंने शुरू किया। सेकंड लिखो आप लोग कैकुबाद, जो दिल्ली सल्तनत के राजा बने। ठीक है, कैकुबाद। ठीक, थर्ड आप लोग लिखोगे कि जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। क्या लिखोगे? थर्ड जलालुद्दीन खिलजी लिखोगे। ठीक है, फोर्थ लिखो मुबारक शाह, फिर लिखो गयासुद्दीन तुगलक। फोर्थ क्या लिखोगे? मुबारक शाह, मुबारक शाह। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? गयासुद्दीन तुगलक। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आप लोग नहीं भी दिख रहा तो वैसे लिख लेना, गयासुद्दीन तुगलक। फिर लिखो मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद शॉर्ट लिख देता हूं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और लास्ट लिखो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर स्टार लगा दो और मोस्ट इंपोर्टेंट कर दो, सबसे ज्यादा मतलब सबसे मेनली वो इसी के दरबार में रहा था। अगर क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार में रहा था थे मतलब थे तो ये सब, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम आता है आपका, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, हाँ दिख जाएगा इतना तो अलाउद्दीन भी दिख रहा होगा, तो सुन लिया होगा आपने। अलाउद्दीन खिलजी पे स्टार कर देना, और इंडिविजुअल पूछता है कि किसके दरबार में रहे तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपके पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, अपने आप पर अमीर खुसरो बच्चों कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, मल्टी टैलेंटेड लिखो, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, और तीसरा क्या थे? संगीतज्ञ। संगीत से भी इनका संबंध था। ठीक है, ये 3 के 3 आता है, यानी अपने आप में एक मल्टी टैलेंट जो पर्सन कह सकते हैं, कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ अमीर खुसरो थे। ठीक है, इनके द्वारा बच्चों एक नई शैली चलाई गई थी, फारसी काव्य शैली, जिसको बोला जाता है सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली। ठीक है, लिखो सबक ए हिंदी ऑब्लिक हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसको माना जाता है, या किसके द्वारा ये प्रारंभ किया था? लिखो सबक। ये थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा मतलब वो रहता है, ठीक है, याद करने वाला भी कह सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, दिल्ली सल्तनत वगैरह की इस टाइप की चीज। ठीक है, तो लिखो सबक ए हिंदी, सबक ए हिंदी। ठीक है, ऑब्लिक, इसी को लिख लो आप लोग, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता, हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, ये जो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी है, फारसी काव्य शैली है। ठीक है, फारसी
काव्य की एक शैली है जिसका जन्मदाता किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपने आप पर बच्चों हिंदी और फारसी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। हिंदी फारसी तुर्की लिखो, हिंदी प्लस फारसी के विद्वान हैं अमीर खुसरो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है इनमें से कौन एक हिंदी और अपने फारसी भाषा के विद्वानों में जिसका नाम आता है, तो अपने आप में अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक है। अगला आप लोग इसी में क्वेश्चन लिखो, अपनी कविता में किसके द्वारा भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया गया था, अमीर खुसरो, ठीक है। लिखो किसके द्वारा अपनी कविताओं में, किसके द्वारा अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया गया, भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया गया, तो ये अपने आप में किसके द्वारा किया गया पूछता है, तो अमीर खुसरो के द्वारा, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, तबकात-ए नासिरी के लेखक, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, तबकात-ए नासिरी के लेखक, इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तबकात-ए नासिरी के लेखक है तो मिनहाज उल सिराज, ठीक है, मिनहाज उल सिराज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो पुस्तक लिखी गई है मिनहाज उल सिराज, ये लिखी गई है नसरुद्दीन के समर्पित, ठीक है। इसके एक राजा हुआ करते हैं, ब्रैकेट में लिखो नसीरुद्दीन को समर्पित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनहाज उल सिराज के मतलब जो ये लिखी गई है तबकात-ए नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है, मिनहाज उल सिराज के द्वारा, जो कि नसरुद्दीन को समर्पित है। अगला लिखो, फतवा-ए जहांदारी किसके द्वारा लिखी गई है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। फतवा-ए जहांदारी, फतवा-ए एक नई पुस्तक आएगी आपकी, ठीक है, जहांदारी ये लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। क्या लिखोगे, जियाउद्दीन बर्नी लिख लो, बर्नी के द्वारा लिखी गई है, क्या, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा-ए जहांदारी। ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला लिखो, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई, चंदर बरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है। लिखो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, अपने आप में चंदर बरदाई, ठीक है। चंद्र बरदाई या चंद्र बरदाई जो भी कहते हो, चंद्र बरदाई के द्वारा क्या लिखी गई है, अपने आप में पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, ठीक है। अगला लिखना आपको, तारीख-ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख-ए फिरोजशाही, कई लोग इसको फिरोज शाह तुगलक कर जाते हैं, जबकि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिरोजशाही, तारीख-ए फिरोजशाही, ये भी इंपोर्टेंट कर देना, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। और अकेला जियाउद्दीन बर्नी नहीं था, इस पुस्तक को कंप्लीट करने में एक और अन्य व्यक्ति थे, उनका नाम है शम्स-ए सिराज। क्या लिखोगे, शम्स-ए सिराज, ठीक है। लिखो शम्स-ए सिराज। इन दो व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया है, तारीख-ए फिरोजशाही की रचना की गई है। अगला लिखो, ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखी गई है, हसन निजामी के द्वारा। ताजुल मासिर, हसन निजामी के द्वारा, ठीक है। ये लिखी गई किसके द्वारा बच्चों, हसन निजामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, हसन निजामी के द्वारा। हसन निजामी के द्वारा क्या लिखी गई है, ताजुल मासिर की रचना की गई है, ठीक। अगला लिखना है आपको, खजाइन उल फतूह किसकी है, अमीर खुसरो की। खजाइन उल फतूह ये किसके द्वारा लिखी गई है, अमीर खुसरो के द्वारा ये रचित है। ये भी अपने आप में अच्छा खासा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, किसके द्वारा अपने संस्मरण लिखे गए हैं, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके द्वारा अपने संस्मरण लिखे गए हैं। लिखो पूरा लिखना, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके द्वारा अपने संस्मरण यानी मेमोरीज टाइप की, ठीक है, संस्मरण लिखे गए, फिरोज शाह तुगलक लिखे गए। क्या लिखोगे, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत का वह राजा जिसके द्वारा अपने संस्मरण लिखे गए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये भी अपने आप में क्या रहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, तबला का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, अमीर खुसरो। इसके यहीं पे लिखो, तबला का प्रचलन, भारत में तबला प्रचलन किसके द्वारा किया गया, अमीर
खुसरो के द्वारा क्या किया गया बच्चों, तबले का भी प्रचलन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, चित्तौड़ पर विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, लिखो चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया, राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा, इसने क्या किया था, चित्तौड़ पर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि इसने अपने आप में महमूद खिलजी को पराजित किया गया था। ठीक है, अगला लिखना है इसको, इसी राणा कुंभा ने संगीत पर एक पुस्तक भी लिखी है, इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके द्वारा एक संगीत पर पुस्तक भी लिखी गई है। इसके द्वारा संगीत पर एक पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है, इसके द्वारा संगीत पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, राणा कुंभा। अगला लिखो, कौन सा संगीत वाद्य हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ विवरण मिश्रण है, सितार। ऐसे लिखो, सितार लिखो, ऐसे लिखना है आप लोग, ऐसे लिख देना है। ठीक है, सितार ये एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, सितार सुना होगा ना आपने, हिंदू मुस्लिम के मिश्रण से बना है। ठीक है, मिश्रण से मतलब कौन सा वाद्य यंत्र, अगर आपका क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम, पूरा सुनना, कौन सा वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम गाद्य मतलब गान वाद्य के मिश्रण से बना है, ऐसा कुछ पूछता है तो सितार। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के मिश्रण से यानी गान वाद्य के मिश्रण से, गान वाद्य लिख लो इसमें। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, गान वाद्य के मिश्रण से कौन सा बना है, सितार बना है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, रेहला किसके द्वारा रचित है, इब्न बतूता, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। रेहला किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखी गई बच्चों, रेहला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट लिखो, तारीख ए दिल्ली किसके द्वारा लिखी गई, अमीर खुसरो के द्वारा, यानी खुसरो के द्वारा। ठीक है, देखो तारीख ए दिल्ली, तारीख ए दिल्ली ये किसके द्वारा लिखी गई है, खुसरो के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये था आपका दिल्ली सल्तनत का साहित्य। ऐसे ही जो नेक्स्ट आएगा बच्चों, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बाद यहाँ का भी हम थोड़ा सा प्रशासन देख लेते हैं। जैसे हमने इसका मुगल पीरियड का देखा ना, मुगल में मैंने क्या पढ़ा आपको, साहित्य पढ़ा, ये पढ़ा है, तो यहाँ भी हम लोग दिल्ली सल्तनत का क्या देख लेते हैं, सेकेंड पोर्सन, प्रशासन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देख लेते हैं, ये सेकेंड टॉपिक हो गया, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। पहला लिखना आपको यहाँ पे, टंका नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, टंका नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, लिखो टंका प्लस एक और लिख लो इसी के साथ साथ, जीतल। टंका प्लस जीतल नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, ऐसे। ठीक है, टंका प्लस जीतल नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, अगर पूछता है तो ये हो जाएगा अपने आप में इल्तुतमिश, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इल्तुतमिश के द्वारा क्या चलाया गया था, टंका और जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। टंका जो था बच्चों अपने आप में चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। ठीक है, ये तांबे का था और ये टंका जो था किसका था, चांदी का था। ऐसे लिख लो, जो भी लिखते हो, ये चांदी का था, ये तांबे का था। ये किसके द्वारा चलाया गया था, दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में एक और ससगनी नामक चांदी का सिक्का था। ठीक है, ऐसे लिखो, ससगनी क्या था इनके समय में, चांदी सिक्का, चांदी का सिक्का। इल्तुतमिश से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था, इक्ता प्रणाली शुरू, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इक्ता प्रणाली शुरू की थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इक्ता प्रणाली में क्या होता था, जो सैनिक थे उनको एक टुकड़ा दे दिया था लैंड का, उसको इक्ता बोला जाता था, और वो लैंड उसके नाम की नहीं होगी, बस उसको दिया जाता था, उसका जो वहां से रेवेन्यू या एक प्रकार से लगान मिलता था वो उसका उपभोग करता था, बट उसको क्या होता था, वो जमीन का मालिक नहीं होता था। ठीक है, इक्ता प्रणाली शुरू की उसी का, तो ध्यान रखना। अगला लिखो, फवाजिल क्या होते थे, फवाजिल या फाजिल जो भी आएगा। ठीक है, फवाजिल मध्यकालीन भारत में ये शब्द आए हैं। ये जो इक्ता होते ना, इक्ता, इसको जो मतलब वो लैंड का जो टुकड़ा रखता था उसको इक्तादार कहते थे। इक्तादार क्या करता था, जो एक्स्ट्रा उसके पास पैसा या रेवेन्यू या जो भी लगाना आता था वो सरकारी खजाने में जमा करता था, यानी इक्तेदारों सरकारी खजाने में जमा राशि को फवाजिल बोला गया। ठीक है, लिखो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा, सरकारी खजाने में जमा राशि, जमा राशि, ये क्या कहलाती थी बच्चों, अपने आप में फवाजिल कहा जाता था, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फवाजिल। अगला लिखना आपको, हदीस क्या होते थे, इस्लामिक कानून। हदीस शब्द भी बहुत ज्यादा आया है मध्यकालीन भारत में, होता था इस्लामिक कानून, हदीस, इस्लामिक
कानून होते थे, हदीस। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपने फवाजिल पढ़ा, एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको बोला गया जवाबित। जवाबित होते थे बच्चों राज्य कानून। जवाबित, मध्यकालीन भारत में जवाबित क्या होता था? राज्य का कानून होता था। ठीक है, राज्य कानून। राज्य कानून मतलब मध्यकालीन, मतलब ये जो दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, सर्ब नामक एक कर लगता था, जिस किस पे लगता था? लिखो, सर्ब कर, सिंचाई पे लगता था, टैक्स। ठीक है, सर्ब नामक कर किस पे लगता था? सिंचाई पे लगाया जाने वाला कर कौन सा था? सिंचाई पे सर्ब नामक कर लगता था। ठीक है, चौधरी कौन होते थे मध्यकालीन भारत में? चौधरी लिखो, चौधरी। ठीक है, चौधरी होते थे बच्चों जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी। ठीक है, लिखो, ग्रामीण इलाके में भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी। भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो कौन होता था? अपने आप में चौधरी हुआ करते थे मध्यकालीन भारत यानी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, खराज, उसर और मुन्नई ये कौन से कर होते थे? ये होते थे बच्चों भूमि उत्पाद पे कर। लिखो, ऐसे क्वेश्चन लिखो, खराज, उसर और मुक्तई। खराज, उसर और मुक्तई, इधर लिख देता हूं। ठीक है, खराज, मुक्तई और उसर, ये होते थे बच्चों उत्पाद पे कर, यानी जो प्रोडक्शन होगा उस पे जो टैक्स लगेगा, इन तीनों के कहलाते थे। जबकि एक और टैक्स आता है खुम्स। खुम्स होता था लूट का धन, ऐसे लिखो, खुम्स जो होता था लूटपाट का धन होता था। ठीक है, लूट का धन होता था कौन सा? खुम्स। ठीक है, बाकी खराज, मुक्तई वगैरह आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि इन लोगों ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे जिसमें से एक क्वेश्चन आने की हमेशा चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपका वही क्वेश्चन वहां दिख जाए। तो 3-4 डिपार्टमेंट लिखूंगा मैं, उसको इंपोर्टेंट कर देना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पहला लिखो आप लोग दीवाने अर्ज, ये तो बहुत इंपोर्टेंट है। दीवान ए का मतलब होता कोई विभाग, अर्ज का मतलब जो, मतलब अर्ज बेसिकली विभाग का नाम होता था, बाकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, दीवाने अर्ज लिखो, एक ऐसे ही लिखो दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत, दीवान ए रिसालत। ठीक है, दीवाने रिसालत। थर्ड लिखना है आपको दीवाने इंसा। दीवान ए इंसा। ठीक है, फोर्थ आपको लिखना है दीवाने वजारत। दीवान ए वजारत। पहले देखो, अर्ज सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सेना का विभाग होता था। ठीक है, ये विभाग किससे संबंधित है? सेना विभाग, यानी उनकी जो सैनिक टुकड़ी होती थी उससे संबंधित है। रिसालत जो होता था बच्चों धार्मिक मुद्दों का विभाग था। ठीक है, यानी इसका ये जो विभाग था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। कौन सा? दीवाने रिसालत। इसी प्रकार से दीवाने इंसा आता है, ये था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग। ठीक है, जो गवर्नमेंट के लेटर जाते थे उस टाइम पे, उस जो सरकारी होता था, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग, व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत जो होता था वो होता था वित्तीय मामलों का विभाग। ठीक है, ये फाइनेंशियल जो मैटर होंगे, वित्तीय मामले का कौन सा होता था? विभाग होता था। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा आने का चांसेस है दीवाने अर्ज। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे? इंपोर्टेंट करोगे। दीवाने अर्ज तो इंपोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद दीवाने अमीर कोई सुपर इंपोर्टेंट है, सुपर से सुपर इंपोर्टेंट। ठीक है, दीवान ए अमीर को ही मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अमीर को, ये होता था बच्चों कृषि का विभाग, एग्रीकल्चर विभाग। और ये तो क्वेश्चन भी पूछता है किसने शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? दीवाने अमीर को ही शुरू किया गया था। एक दीवाने खैरात होता था बच्चों, खैरात में कहते हैं ना दान विभाग, खैरात नाम से लग रहा है, खैरात में थोड़ा ना मिला करके दान में, खैरात। दीवाने खैरात होता था दान विभाग, दान से संबंधित जो डोनेशन होता है ना, दान एक प्रकार से समझो। तो ये दान विभाग जो शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? दीवाने खैरात विभाग की शुरुआत की गई थी। ऐसे आता है दीवाने मुख्तराज और दीवाने रिसास, ये थे दोनों के दोनों किससे से? अलाउद्दीन खिलजी से। एक लिखो दीवाने मुख्त खराज, दीवाने मुख्त खराज पूरा लिख लेना। ठीक है, दीवाने मुख्त खराज, दीवाने मुख, मुंह आधा ख, मुख्त खरा आधा ख आएगा तब,
दीवाने मुक्त खराज लिखो, ठीक है, दीवाने मुक्त खराज आता है। और दीवाने मुक्त खराज के साथ एक और डिपार्टमेंट आता है, उसको बोला जाता है दीवाने रिसास, ठीक है, दीवाने रिसास। क्या लिखोगे? दीवाने रिसास। ये दोनों के दोनों किससे थे? दीवाने रिसास पूरा लिखना। ये दोनों ही किसके द्वारा किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। रिसास था बच्चों बाजार नियंत्रण विभाग, सुना होगा ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ाई भी थी मैंने आपको, अलाउद्दीन खिलजी की नियंत्रण विभाग। मैंने आपको एक बार पढ़ा था ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। जबकि मुक्त खराज जो था बच्चों राजस्व का डिपार्टमेंट होता था, रेवेन्यू वगैरह से, ठीक है, राजस्व विभाग लिखो। ये किससे संबंधित था? रेवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित था। अगला लिखना आपको, दीवाने अर्ज जो सेना विभाग था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा कर दो बच्चों इसको, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। इसके ऊपर में बलबन के द्वारा, बलबन के द्वारा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है इसको, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और लास्ट लिखो आप लोग दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा, ठीक है, दीवाने बंदगान लिखो, दीवाने बंदगान। ये जो था बच्चों दास विभाग था, दास, दान नहीं है, दास, दास मतलब गुलाम। ये किया था फिरोज तुगलक द्वारा शुरू, फिरोज तुगलक, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूं कौन कौन से इंपोर्टेंट है। एक इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, बाकी इंसा वजारत अमीर को ही, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दीवाने अमीर को ही, दीवाने खैरात इंपोर्टेंट कर देना, और दीवाने बंदगान। बेसिकली इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आना होगा तो, ये थे, ठीक है। और अंतिम तीसरा टॉपिक लिखो आप लोग आज का, वो था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। सीधे हम कहा मध्यकालीन भारत का लगभग लास्ट, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना हो जाना चाहिए इसमें से काम। बाकी राजा महाराजा युद्ध वगैरह हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, उससे आता भी नहीं क्वेश्चन, आएगा तो लूसेंट वगैरह से बेसिक जो युद्ध वगैरह होते हैं वो आपने देखे ही होंगे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। देखो इसकी स्थापना पूछता है आपसे 1336 में, स्थापना पूछता है 1336 में, किसके द्वारा की पूछता है? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर प्लस बुक्का द्वारा, ठीक है। ये कहा था बच्चों? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में, साउथ में, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में था, तुंगभद्रा के आसपास, ठीक है। इनकी राजधानी थी बच्चों हम्पी, यानी हम्पी के खंडहर किसकी जानकारी देते हैं? देखो हम्पी जो था हम्पी के खंडहर इनकी जानकारी देते हैं वर्तमान में, खंडहर इसकी जानकारी देते हैं, नहीं तो इसकी जानकारी देते हैं, किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, तो विजय विट्ठल मंदिर बना था वो हम्पी में ही था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देते हैं, ठीक है। विजय विट्ठल मंदिर लिखो हम्पी में, विजय विट्ठल मंदिर कहाँ है पूछेगा तो हो जाएगा आपका हम्पी में। और किसकी जानकारी देते हैं पूछेगा? विजयनगर साम्राज्य की। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है बच्चों कल्याण मंडप, वो किनके मंदिरों की विशेषता थी? विजयनगर के मंदिरों की विशेषता थी, ठीक है। लिखो कल्याण मंडप किसकी विशेषता है? विजयनगर के मंदिरों की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर विशेषता थी। मंडप क्या होता है? जहां पे भगवान को रखा जाता है, ठीक है, देवी देवताओं को रखा जाता है, उसको मंडप बोला जाता है। तो कल्याण मंडप इन्हीं की क्या थी? अपने आप में विशेषता थी। अगला देखना आपको, विजयनगर साम्राज्य का वह सम्राट जिसने अपना एक राजदूत चीन भेजा था, ठीक है। लिखो विजयनगर साम्राज्य का वह सम्राट, विजयनगर राज्य का वह सम्राट जिसने अपना राजदूत चीन भेजा, जिसने अपना राजदूत चीन भेजा बच्चों। यानी विजयनगर साम्राज्य ऐसा था, उसमें एक इनका सम्राट था जिसने अपना एक राजदूत था वो चीन में भेजा। उसका जो नाम है बच्चों वो है क्या? बुक्का प्रथम, ठीक है। क्या लिखोगे? बुक्का प्रथम। हरिहर बुक्का होता है ना, बुक्का फर्स्ट उसका नाम है, बुक्का फर्स्ट कर दो, इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। श्रीनाथ किसके दरबार में थे? यानी तेलुगु के कवि थे बच्चों श्रीनाथ, मध्यकालीन बहुत फेमस कवि हैं ये थे बच्चों देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। लिखो देवराय सेकंड, देवराय सेकंड। और ये कौन थे? श्रीनाथ तेलुगु कवि,
और आपको पता होना चाहिए जो विजयनगर साम्राज्य है इनके समय में तेलुगु भाषा जो है बहुत ज्यादा पली पनपी। ठीक है, अगला लिखना है आपको तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, एक ही युद्ध करा रहा हूं, बाकी पानीपत वगैरह खुद ही देख के जाना है। ठीक है, लिखो तालीकोट का युद्ध, लिखो 1565 में। क्या लिखोगे? तालीकोट का युद्ध 1565 में। ठीक है, लिखो तालीकोट युद्ध, तालीकोट का युद्ध ये हुआ था 1565। क्या पता किसके मध्य हुआ था पूछेगा। इसमें कौन कौन से थे देखो, विजयनगर, विजयनगर प्लस बीजापुर, ये एक थे बच्चों, विजयनगर कौमा बीजापुर, व ऐसे करो, व किनके मध्य हुआ था? इसमें जो थे अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच। ठीक है, लिखो अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेना की संयुक्त सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? अपने आप में विजयनगर, ये तालीकोट का युद्ध हुआ था। ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इनकी वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार लिखो। लिखो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार, मुख्य आधार वो था भूराजस्व। भूराजस्व, लैंड रेवेन्यू से ही पैसा कमाते थे, जो कि इनकी वित्तीय व्यवस्था का मुख्य आधार था। ठीक है, एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ये थे बच्चों कृष्णदेव राय के दरबार में थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, तेलुगु के 8 कवि थे। ठीक है, कृष्णदेव राय लिखो, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ध्यान रखना, ये अपने आप में इंपोर्टेंट है। और ये कौन थे? तेलुगु कवि थे। ठीक है, ये अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु कवि। और ये कृष्णदेव राय को ना आंध्र भोज भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। लिखो आंध्र भोज। कभी क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी ने हजारा मंदिर का निर्माण भी किया था। कृष्णदेव राय के द्वारा ही किया गया था हजारा मंदिर का निर्माण। लिखो हजारा मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में किसके समय आया था? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया? किसके शासन में? लिखो किसके शासन में विजयनगर आया लिखना है। ठीक है, देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के शासनकाल में ही कहा आया था अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था। ठीक है, और ये कौन था? फारसी था। ऐसे लिखो निकोलो कोंटी इटलवी यात्री किसके समय में आया था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये कौन था? फारसी यात्री था। लिखो, और एक ऐसी इटली का यात्री आया था। लिखो इटली, पूरा लिखना, इटली का यात्री, पूरा क्वेश्चन बना के लिखना, इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके दरबार में, किसके समय आया था? विजयनगर। इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके समय आया था? विजयनगर। विजयनगर के समय में निकोलो कोंटी आया हुआ था। ठीक है, अगला लिखना आपको महाभारत का तेलुगु में अनुवाद। अंतिम क्वेश्चन लिखने हैं 2। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसके, किन लोगों ने शुरू किया था? ठीक है, महाभारत का तेलुगु में अनुवाद। अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टछाप दोनों में कंफ्यूज मत होना, अष्टदिग्गज अलग है, अष्टछाप अलग है। और अगला लिखो महाभारत का तेलुगु अनुवाद। एक ही व्यक्ति नहीं था इसको करने वाला। कौन कौन से देख, नई लिखो, एक नौ फिर आधा नौ फिर पूरा नौ, या टिक्कन, ये अलग अलग लोगों ने शुरू किया इसी क्रम में। ठीक है, और ये रन, इन लोगों ने क्या किया था? महाभारत का अपने आप में तेलुगु में अनुवाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण किसके, कहां पे, कहां उसको लिखो, ऐसे लिखो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण, इनको इसको संरक्षण मिला किसका? विजयनगर राजाओं का संरक्षण। लिखो
विजयनगर का संरक्षण लिखो इसको, ठीक है। यानी वैदिक जो ग्रंथ थे उसका भाष्यकार था एक सायण, उसको किसका संरक्षण मिला अगर पूछता है तो अपने आप में किसका हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों लगभग मेडिवल हिस्ट्री एंड हो चुके। एक आध कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शिवाजी से कराऊंगा, यानी शिवाजी महाराजा, शिवाजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन में अशोका, समुद्रगुप्त इनसे कराऊंगा, अशोका वगैरह समुद्रगुप्त इनसे कराऊंगा। तो फिर बाकी आप मान के चलो कि लगभग काम बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतने से काम। आप लोग पॉजिटिव रहिए, फिर क्या कह सकता हूं, ठीक। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।